Please mute yourself if someone is unmuted. So, good morning, friends. Today we are going to talk about types of contract. अगर लेक्चर के बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा या जो भी डाउट होगा, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखना है हम लोगों को। इसके पहले कि मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था, अगर कोई लास्ट लेक्चर में नहीं था तो वो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें वीडियो है, आप वहाँ पे जाकर रिवीजन ले सकते हो। तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व टू थिंग। इट इज नथिंग बट यू कैन से एग्रीमेंट प्लस enforceability. एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पूछे तो आपको यही कहना है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। बेसिकली अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ ऑफर करती है, दैट इज ऑफर, और सामने वाली पार्टी अगर उसको एक्सेप्ट कर ले, दैट इज एक्सेप्टेंस, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है एग्रीमेंट। एंड इफ दिस एग्रीमेंट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, अगर इस एग्रीमेंट की वजह से पार्टीज का एक दूसरे के ऊपर कोई भी लीगल बाइंडिंग्स आता है, पार्टीज का एक दूसरे के ऊपर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अगर आते हैं एक दूसरे के लिए, तो आप कह सकते हो दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। और अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है तो अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का आंसर बहुत वास्ट है। आपको अगर इसके लिए डिटेल आंसर देखना है तो आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए गाइस, कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। ऑन अ डिफरेंट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरी। फॉर एन एग्जांपल, ऑन अ बेसिस ऑफ लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट के बेस पर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, it can be unenforceable contract and illegal contract. Simultaneously, on a basis of performance, it can be unilateral, bilateral contract, or it can be executed and executory contract. Besides this, the contract can be classified on a basis of formation also. On a basis of formation, the contract can be classified as express contract, implied contract, or there is a type that is contingent contract. तो गाइज ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, आप कह सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, यानी कि अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी आप कह सकते हो। वैलिडिटी के बेस पर, लीगैलिटी के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्लासिफाई होता है वो देखेंगे हम लोग। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यूँ समझ लीजिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स valid contract are those contracts which are agreement and plus these are totally enforceable by law। ये वो एग्रीमेंट है जो पूरी तरह से एनफोर्सेबल बाय लॉ है, आप कह लीजिए, तो इसका मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन 10 में क्लियरली मेंशन किया गया है, क्या कहा गया, द कॉन्ट्रैक्ट is one which implies all the element of valid contract as provided under section 10। सेक्शन 10 में जो जो कंडीशंस बताई गई है सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप उसको कहते हो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट है हमारा सेकेंड टाइप, दैट इज अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये एग्रीमेंट तो है लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो जो अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर आप कह लीजिए आप एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे देखिए, देर आर सर्टन स्पेशल प्रोविजन ऑफ द लॉ रिक्वायर सम फॉर्मेलिटीज। कुछ केसेस में कुछ स्पेशल प्रोविजन है लॉ के, जो फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व है वो फॉर्मेलिटीज आपको करनी ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैंड खरीद रहे हो तो इन दैट केस आपका जो एग्रीमेंट है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हो तो आपका एग्रीमेंट जो है वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, बिकॉज इट इज अनइनफोर्सेबल, क्योंकि आप कोर्ट में जाकर कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। आपका सामने वाली पार्टी के ऊपर कोई भी राइट्स आप कह लीजिए या ऑब्लिगेशन सामने वाली पार्टी का आपके ऊपर कोई भी क्रिएट नहीं होता, इसीलिए इसको अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है।
इसके बाद में नेक्स्ट टाइप आता है हम लोगों का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे उसको हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? अगेन दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कानून द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। या आसान भाषा में कहूँ तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी न किसी तरीके से, आप कह लीजिए जो सेक्शन 10 में आपने देखा, जो सेक्शन 10 में जो भी रिक्वायरमेंट बताई गई, सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स को आप कह लीजिए ये फुलफिल नहीं कर पाता, इसीलिए इसको आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आप ऐसा कह सकते हो कि जो वैलिड नहीं है वो वॉइड हो सकता है, होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। सेक्शन 2J में क्या बताया गया? देखिए सेक्शन 2J डिफाइन करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एज it is a contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforced। क्या कहा गया? वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता कानून द्वारा, तो अल्टीमेटली वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, कई सारे तरीके से इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। बेसिकली आप समझ लीजिए, when a valid and enforceable contract subsequently become legally unenforceable, अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी रीजन से अनएनफोर्सेबल हो जाता है तो आप कहोगे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ रीजन देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि देख लीजिए, ड्यू टू सम इमरजेंट पॉसिबिलिटी, कुछ इमरजेंट पॉसिबिलिटी की या ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, सेक्शन 56 में बताया गया। मैं आपको एग्जांपल देकर बता सकता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी कंट्री के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और अचानक आप मतलब मान लीजिए कि आपने यूएस के किसी पर्सन को कहा कि आप उसको राइस सेल करोगे, लेकिन अचानक हो क्या गया कि आपके और यूएस के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। तो जो पार्टी है जिसके साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो आपका अलाइन एनिमी है। अलाइन एनिमी का मतलब होता है द पर्सन हु बिलोंग्स टू अ नेशन विद हुम यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर। वो पर्टिकुलर नेशन जो आपका एनिमी है, उसमें रहने वाला हर सिटीजन आपके लिए अलाइन एनिमी है। तो अलाइन एनिमी के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अल्टीमेटली वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बिसाइड दिस मान लीजिए आप गुजरात में हो और आपने किसी लीकर मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप वहाँ पर लीकर सेल करोगे, और अचानक गुजरात में कह दिया गया कि लीकर इज बैन फ्रॉम नाउ। तो जैसे ही लीकर बैन हो गया, अब आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप ऐसा कह सकते हो। बेसिकली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आगे हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। कुछ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाते हैं अगर आप उसको वैलिड प्रूफ ना कर पाओ। सिमिलरली कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आगे हम लोग देखेंगे। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ होने या नहीं होने के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मैंने आपको कहा कि अगर बारिश होगी तो मैं आपको राइस सेल करूंगा, अल्टीमेटली बारिश नहीं होगी तो राइस सेल नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर बारिश नहीं हुई, जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है अल्टीमेटली वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज अबाउट द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आसान भाषा में कहूँ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर नॉट एनफोर्सेबल, आप उसको किसी भी तरीके से एनफोर्स नहीं कर सकते, दैट इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली देयर आर सर्टेन वॉइड एग्रीमेंट, दैट इज वॉइड एब इनिशियो वर्ड यूज होता है इसके लिए, जो शुरुआत से ही मतलब कभी वैलिड नहीं होते। लाइक अगर मान लीजिए जैसे कि कहा गया लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि इफ यू वांट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी शुड बी कैपेबल टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप सिर्फ उसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लायक है। तो मान लीजिए कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आने के काबिल नहीं है, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि अगर कोई पार्टी है जो मान के चलिए आपके माइनर है, या कोई पार्टी अनसाउंड माइंड है या डिस्क्वालीफाई है, तो अल्टीमेटली आप उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो वो वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। यानी फ्रॉम द स्टार्टिंग वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, या वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है। आगे बढ़ते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। गाइस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नाइदर वैलिड नॉर वॉइड, जो अब तक ना तो वैलिड है ना तो वॉइड है, जो बीच में का सिचुएशन है आप कहकर चलिए। आसान भाषा में कहूँ तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के लिए तो वैलिड है लेकिन दूसरे पार्टी के लिए वैलिड नहीं है। यानी कि एक पार्टी तो इससे हैप्पी है लेकिन दूसरा पार्टी हैप्पी नहीं है। देखिए कैसे बताया गया, कहा गया कि ऑल एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल एट अ ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, जो एक पार्टी के लिए तो एनफोर्सेबल है, जो एक पार्टी के लिए तो वैलिड है, बट अदर पार्टी हैज नो सच ऑप्शन इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक पार्टी तो इससे हैप्पी है लेकिन दूसरी पार्टी इससे हैप्पी नहीं है, तो आप उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। Simultaneously क्या कहा गया, इट मे ऑल्सो बी सेड दैट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। गाइस
voidable contract are the agreement that binding and enforceable, but because of lack of one or more essential valid contract it may be repudiated. यानी कि ओवरऑल जो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड वो आपके लिए कि बहुत सारे कंडीशन को फुलफिल तो करता है, इट इज अ बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल, लेकिन कुछ ऐसे एसेंशियल है जिनको वो पूरा नहीं कर पाता और इसीलिए इट में बी रेपुडिएटेड, इसीलिए इसको कैंसिल किया जा सकता है, आप कह सकते हो। नॉर्मली अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फ्रॉड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है या मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है, या मान लीजिए किसी को इन्फ्लुएंस करके अनड्यू इन्फ्लुएंस आगे हम लोग देखेंगे, कोर्शन देखेंगे हम लोग, तो इन तरीके से अगर आप किसी को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि आप अपना लैंड मुझे सेल कर दीजिए वरना मैं आपके बेटे को गोली मार दूंगा। तो ऐसे केस में भले ही मिस्टर बी अपना लैंड सेल कर रहे हैं बट ही इज नॉट हैप्पी। कहने का मतलब क्या है कि वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में लाए जा रहे हैं, तो अगर मिस्टर बी अगर ये साबित कर दे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, और अगर ना कर पाए तो वैलिड होगा अल्टीमेटली। तो ना तो ये वॉइड है ना तो वैलिड है, इसीलिए इसे वॉइडेबल कहते हैं। आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। या तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट मीन्स इट इज क्वाइट सिंपल, द एग्रीमेंट विच आर अगेंस्ट द लॉ। आपके लिए जो बेसिक रूल है, जो बेसिक पब्लिक पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिमिनल नेचर का, लाइक मैंने कहा कि मिस्टर ए को कहा कि आप मिस्टर बी को गोली मार दीजिए आपको 50 लाख रुपए दूंगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये इलीगल है। रॉबरी के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मिलकर कह रहे हैं कि चलो मिलकर एक बैंक लूटते हैं, 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये जो एग्रीमेंट हो रहा है दिस ऑल एग्रीमेंट आर अल्टीमेटली इलीगल, आप कह सकते हो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल है, पर्पस अगर इलीगल है या उसका इफेक्ट अगर इलीगल है, तो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है, उसे हम लोग इलीगल एग्रीमेंट कह सकते हैं। तो दिस वर द क्लासिफिकेशन ऑन अ बेसिस ऑफ लीगैलिटी। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन और क्रिएशन। क्रिएशन के बेस पर या फॉर्मेशन के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्लासिफाई होते हैं। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वर्ड से ही मालूम पड़ता है, इट इज क्वाइट एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, दोनों ही पार्टीज जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के, सारे के सारे टर्म्स दोनों ही पार्टीज आपस में शेयर करते हैं, आइदर बाय स्पोकन, रिटन और बाय वर्ड्स, आप कह लीजिए या माइमिंग के थ्रू भी, इशारों के थ्रू भी एक दूसरे को बताया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक पार्टी जब दूसरे पार्टी को कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है, क्लियरली मेंशन कर रहा है, राइटिंग में कह लीजिए या ओरली कह लीजिए, तो आप इसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। आसान भाषा में कहे तो सो फार एज द प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रॉमिस मेड इन वर्ड्स, प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। वर्ड्स में या राइटिंग में अगर आपने अपना ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर किया है, मतलब राइटिंग में मैंने आपको ऑफर किया आपने राइटिंग में एक्सेप्ट किया, ओरली मैंने आपको ऑफर किया ओरली आपने एक्सेप्ट किया, मैंने आपको कहा मेरा लैंड आप खरीद लीजिए आपने बोला ठीक है मैं लैंड खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो आपके लिए जो शब्दों में है, तो उसे अल्टीमेटली आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, क्योंकि ये वर्ड में है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने प्रॉमिस को, इसीलिए इसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। दूसरा आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में कहूँ बहुत सिंपल है, द कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दीज आर कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट, आप कह सकते हो द कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आप कह लीजिए। Contract which are not express contract can be called as implied contract, not express। या जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अल्टीमेटली वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो। देखिए क्या कहा गया, द कॉन्ट्रैक्ट इन विच टर्म्स आर इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस केसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी कि जो भी टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो मेंशन नहीं किए जाते, इट कैन बी ओनली इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस और द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज ने कुछ करने या सिचुएशन की वजह से आप उन चीजों को अज्यूम कर लेते हो, मान लेते हो, देन इट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज द विच इज नॉट मेड इन वर्ड्स, आप नॉर्मली इसको वर्ड्स में नहीं बनाते,
या फिर आप ये कह लीजिए दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज कुछ कर देती है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आप कह लीजिए, यानी कि इसमें प्रॉपर आप कह लीजिए ऑफर और एक्सेप्टेंस वर्ड्स में नहीं होता। हियर यू हैव टू अज्यूम, आप क्या करते हो नॉर्मली अज्यूम करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इजीएस्ट एग्जांपल देता हूँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। व्हेन यू स्टेप इन अ टैक्सी, आप एक टैक्सी में बैठ जाते हो, राइट, in order to reach on time, there is an implied contract between you and your driver that he will ask for the basic charges। अभी मान लीजिए आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। दामन नाके पे ऑटो खड़ा है, आप ऑटो में बैठ जाते हो, अंजू फाटे की तरफ मुंह करके खड़ा है, वो अंजू फाटे पे लाकर छोड़ता है, आप उतरते हो, 10 रुपए देके निकल जाते हो। गाइस यहाँ पर आपने दामन नाके पे जो आपका ऑटो वाला था उसको ये तो बोला ही नहीं क्या आप अंजू फाटा जाओगे, यानी कि आपने ऑफर नहीं किया, ऑटो वाले ने किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, आपके बीच में कंसिडरेशन को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, फिर भी आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। रेलवे टिकट जब आप लेते हो तो आपको लोकल का टिकट आपने लिया तो कौन से ट्रेन में बैठ के आप कल्याण से सीएसटी जाने वाले हो मेंशन नहीं है, लेकिन आप किसी भी ट्रेन में बैठकर चले जाते हो। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली इंडियन रेलवे और आपके बीच में वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन रेलवे आपसे नहीं कहने के लिए नहीं आया था कि मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो मैं आपको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि आप मुझे 10 रुपये दो मैं आपको सीएसटी छोड़ दूंगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। बट हम लोग हमारे कंडक्ट के द्वारा हमारा जो एक्टिविटी है उसके बेस पर अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट, इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनोगे आप। QC contract are the contract which are not the contract but the contract. Yes, QC contract is a contract which is not a contract but the contract. QC contract वो contract है जो contract ना होते हुए भी contract है। आसान भाषा में अगर कहूँ तो QC contract को आप कह लीजिए लीगल ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है। इट कैन बी कॉल्ड एज लीगल ऑब्लिगेशन। ये मान लीजिए आपका कर्तव्य हो जाता है जो आपको पूरा करना ही पड़ता है। यस, इट इज द ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन है। आसान भाषा में बता सकता हूँ मैं आपको। किसी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने का, बट फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट होता है। बिकॉज किसी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन अ इक्विटेबल प्रिंसिपल। आप कह लीजिए इक्विटेबल प्रिंसिपल पर ये जो है वो डिपेंड करता है दैट अ पर्सन शेल नॉट बी रिच हिमसेल्फ एट एक्सपेंसेस ऑफ अनदर। क्या कहा गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली आपके कर्तव्य को बताता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर बताता हूँ। लाइक मान लीजिए कि अगर आपको किसी का कोई बैग मिल जाए और आप वो बैग ले जाकर उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हो, तो गाइज यहाँ पर एक बात देखोगे कि उस व्यक्ति ने आपको नहीं कहा था कि आप बैग लाकर पहुंचाइए, बट फिर भी आपने अपना कर्तव्य समझकर उसको ऑब्लिगेशन समझकर आपने क्या किया, उसको पूरा किया। तो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दैट पार्टी इज कॉल्ड एज क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि यहाँ पे कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं था, कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर आप कोई भी गलती करते हो तो कोर्ट आपके ऊपर फाइन लगाता है, पेनल्टी लगाता है। आप कोर्ट को ये नहीं बोल सकते कि आप पेनल्टी लगा रहे हो, आप ऑफर दे रहे हो, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा आप नहीं कह सकते, बिकॉज दैट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। आप अगर इंडिया में रह रहे हो तो यू हैव टू पे द टैक्सेस, तो दैट इज पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन, दिस ऑब्लिगेशन विद दैट यू हैव टू फुलफिल which is charged by or introduced the government. This agreement, this particular obligation itself is an agreement which is called as QC agreement or QC contract. तो ये आपके और गवर्नमेंट के बीच में एक QC कॉन्ट्रैक्ट है आप कह लीजिए, जो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट क्रिएट अ लीगल बाइंडिंग, इट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। देन देयर इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट आप कह लीजिए। जिसे देखिए दिस आर द प्रॉमिस, आप कह सकते हो प्रॉमिस ओनली व्हेन सर्टेन इवेंट टेक प्लेस। कुछ होगा अगर तो ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा, आप ऐसा कह सकते हो। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट एंटायरली डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है। इसका डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग। तो बेसिकली दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा आप किसी पार्टी को कुछ करने या नहीं करने के लिए कहते हो। इफ अ कोलैटरल इवेंट हैपन और डज नॉट हैपन, यानी कि एक पर्टिकुलर इवेंट अगर होगा या नहीं होगा तो आपको ये प्रॉमिस जो है वो पूरा करना है या नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा आपको कि अगर कोरोना वायरस सितंबर तक खत्म हुआ तो हम लोग रेगुलर कॉलेज स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा अगर कोरोना वायरस सितंबर तक खत्म हुआ
तो हम लोग रेगुलर कॉलेज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमारा रेगुलर कॉलेज स्टार्ट करने का प्रॉमिस है, इट इज डिपेंड ऑन एंडिंग ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का स्टडी अब खत्म होगा तो हम लोगों का कॉलेज स्टार्ट होगा, नहीं खत्म होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ज्यादा खुश मत हो जाना। तो अगर आपका कोरोना वायरस खत्म हो गया, कोरोना वायरस चला गया, तो आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, अदरवाइज कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ मेरा जो प्रॉमिस मैंने किया है वो डिपेंड करता है एक सिचुएशन के ऊपर। सिमिलरली जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, बारिश होगी तो राइस सेल करूँ, बारिश नहीं होगी तो राइस सेल नहीं करूँगा। सिमिलरली आपने देखा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आपने देखा रहेगा इंडेमनिटी और गारंटी में बाद में बताऊंगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आपने देखा होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कहती है, अगर आपके गोडाउन में आग लगेगा तो हम लोग आपको पेमेंट करेंगे, आग लगेगा तो पेमेंट होगा, आग नहीं लगेगा तो आप थोड़ी बोल सकते हो कि यार मुझे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है, आप मरोगे तो पैसा मिलेगा। अगर प्रॉमिस ऐसा किया गया, मान लीजिए कि आपके मरने पर पैसा मिलने वाला है, तो आप जीवित रहते हुए नहीं कह सकते कि मुझे पैसा दीजिए, लाइक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कहने का मतलब क्या है कि आसान भाषा में कह रहा हूँ मैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कुछ होने या नहीं होने पर डिपेंड करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, कह लीजिए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे हम लोग। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, अदर पार्टी हैज येट टू बी परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, दूसरा पार्टी ने अब तक पूरा नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल। सिमिलरली देयर इज बायलैटरल। बायलैटरल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पार्टी हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, दोनों ही पार्टीज ने अब तक अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो, जिसमें दोनों ही पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना बाकी है। इन सच कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस ऑन वन साइड इज एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस ऑफ अनदर साइड, मतलब यानी कि एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करेगा तो ही दूसरा पार्टी जो है वो अपना प्रॉमिस पूरा करने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसको रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, जहाँ पर एक पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दूसरे पार्टी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं आपको लॉ तभी सिखाऊंगा जब आप मुझे 2000 रुपये दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है आपके पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पे। आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट, सिंपल टर्म्स में कहूँ तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे दोनों ही पार्टीज का प्रॉमिस पूरा करना अब भी बाकी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समथिंग रिमेन टू बी डन बाय द पार्टीज, यानी कि एक पार्टी ने अब तक कुछ नहीं किया है आप कह लीजिए, और दूसरा वाला पार्टी इसीलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जाकर टेलर को कि मैं आपको कपड़े ला कर दूंगा तो आप उससे मुझे शर्ट सिल कर दें, तो अगर मैं अपना कपड़ा नहीं ला कर देता हूँ तो शर्ट सिलने के लिए टेलर जो है बंदित नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक पार्टी का प्रॉमिस पूरा होगा तो ही दूसरा पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सिंपली कहूंगा दोनों ही पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया। मैंने आपको कहा था लॉस सिखाऊंगा, मैंने सिखा दिया। आपने कहा था आप मुझे 2000 रुपये दोगे, आपने मुझे 2000 रुपये दे दी, तो हम दोनों ने ही अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा किया है, आप ऐसा कह सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये, कह लीजिए आप। तो बेसिकली गाइज दिस आर द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन से, ये जो है वो ओवरऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा देर आर अदर टाइप्स ऑल्सो जो मैंने मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं लगा मुझे। जैसे देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली हम लोग ये टर्म्स को आगे डिटेल में देखने वाले थे, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताया। ई कॉन्ट्रैक्ट आप रेगुलर बेस पर रोजाना ई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैं कह रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी जूम ऐप पर हम लोगों का लेक्चर हो रहा है, तो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, मैंने उसको एडमिट किया, मैंने लेक्चर अरेंज किया, आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, मैंने उसको एडमिट किया। तो अल्टीमेटली मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जूम ऐप पे जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो अटेंड करने वाले हैं। बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इट इज कॉल्ड एज ई कॉन्ट्रैक्ट। तो आसान भाषा में जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली होता है उसे आप ई कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो बेसिकली दीज वर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार पूरा टाइप्स मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे आप। या चलिए, तो शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फंडा बहुत सिंपल सा है गाइस। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या करना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट है जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देन देयर इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। गाइस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का फंडा ये है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, अनइन्फोर्सेबल है कह सकते हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो ना तो वैलिड है ना तो वॉइड है, यानी एक पार्टी के लिए वैलिड है दूसरे पार्टी के लिए वॉइड है, आप ऐसे कह सकते हो।
अनइन्फोर्सेबल अगेन, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स कंडीशन को पूरा नहीं करता है, सेक्शन 10 में जो बताया गया है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो इलीगल पर्पज या इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया, आप कह सकते हो। देन हम लोगों ने देखा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल पार्टी, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट देखा हम लोगों ने, जहाँ पर एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरे पार्टी पे डिपेंड करता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट देखा हम लोगों ने, दोनों ही पार्टीज ने अपना प्रॉमिस पूरा किया हुआ है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देखा हमने, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्रेस होते हैं। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट देखा हम लोगों ने, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपके, वो मेंशन नहीं होते हैं, यानी कि आप अल्टीमेटली कोई ऑफर कोई एक्सेप्टेंस नहीं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा रहा है। क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट है, क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम लोगों ने देखा कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है अल्टीमेटली जिसके केस में आप कह सकते हो कि कोई ऑफर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये मान लीजिए आपको किसी का पर्स मिला, आपने वो पर्स लौटा दिया, तो आपके और उस पर्सन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो किसी कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं था। सिमिलरली कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि किसी चीज़ के होने या किसी चीज़ के नहीं होने पर, किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है, आप कह सकते हो। तो गाइज ये था ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरह से समझने की कोशिश की टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को डिटेल में बताऊंगा। हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी यहाँ मेंशन है। अगेन कह रहा हूँ, यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जब भी आप चाहो आप कोई भी मैसेज वगैरह कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट कर दीजिए, जो भी डाउट होगा हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, पीपीटी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।